Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 23. In previous lecture 22, we have studied two very important methods, branch current method and loop current method. और इन methods को हमने different circuits के ऊपर apply करके branch currents और loop currents find out किए थे. Today's lecture is about the third method, which is node voltage method. This method of analysis of multiple loop circuit is called the node voltage method. It is based on finding the voltages at each node in the circuit using Kirchhoff's current law. Recall that a node is the junction of two or more components. अब नोड वोल्टेज मेथड को अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं, तो आइए सबसे पहले इन स्टेप्स को हम स्टडी करते हैं और इसके बाद फिर हम नोड वोल्टेज मेथड को किसी सर्किट पे अप्लाई करके हम उसमें नोड वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. द जनरल स्टेप्स फॉर द नोड वोल्टेज मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस आर एज फॉलो. स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to determine the number of nodes. उस सर्किट में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं. स्टेप 2, select one node as a reference. All voltages will be relative to the reference node. Assign voltage designation to each node where the voltage is unknown. Step 3, assign currents at each node where the voltage is unknown except at the reference node. The directions are arbitrary. Step 4, apply Kirchhoff's current law to each node where currents are assigned. And step 5, express the current equations in terms of voltages and solve the equations for the unknown node voltages using Ohm's law. For example, आपके पास ये एक सर्किट है और इस सर्किट में आपके पास नंबर ऑफ नोड्स 4 हैं. दिस इज नोड ए, दिस इज नोड बी, दिस इज नोड सी एंड दिस इज नोड डी. तो इस सर्किट में हम नोड बी को रेफरेंस नोड ले लेते हैं. और हमारे पास इस नोड पे वोल्टेज नोन है which is Vs1. नोड डी पे भी वोल्टेज नोन है which is Vs2. नोड बी इट इज़ ग्राउंडेड, सो यहाँ पे वोल्टेज 0 होगी. और इस नोड पे नोड ए पे हमें वोल्टेज फाइंड करनी है which is unknown here. तो हमने वोल्टेज एट पॉइंट ए फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन असाइन कर देते हैं और ये डायरेक्शंस आर्बिट्ररी हैं. इसको I1 कह देते हैं, इस डायरेक्शन को I2 कह देते हैं और इस डायरेक्शन को I3 कह देते हैं. अब नोड ए पे अगर हम KCL अप्लाई करें तो आपके पास नोड ए पे जो करंट की इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह होगी. करंट I1 इज़ एंटरिंग इन द नोड, सो इसको पॉजिटिव लेंगे. एंड सिमिलरली करंट I3 इज़ एंटरिंग इन नोड ए, इसको भी पॉजिटिव लेंगे. जबकि करंट I2 इज़ लिविंग नोड ए, सो इसको हम इज़ इक्वल टू के दूसरे साइड पे लिख देंगे. तो इज़ इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे हमने वो करंट्स लिखे हैं जो नोड में एंटर हो रहे हैं और इज इक्वल टू के राइट साइड पे वो करंट लिखा है जो लोड को इज इक्वल टू के राइट साइड पे हमने वो करंट लिखा है जो नोड को लीव कर रहा है. इसके बाद हमने हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है.
R1 के क्रॉस कितनी वोल्टेज है, R3 के क्रॉस कितनी वोल्टेज है एंड R2 के क्रॉस कितनी वोल्टेज है। तो हमें जैसे कि नोड C पे वोल्टेज गिवन है विच इज़ Vs1, सो वी कैन राइट इस नोड पे वोल्टेज Vs1 गिवन है, और नोड D पे हमें वोल्टेज गिवन है Vs2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये वोल्टेज Vs2 है। अब इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज। सो R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है हम उसको लिख सकते हैं Vs1 माइनस VA। इसी तरह R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है हम उसको लिख सकते हैं VA माइनस 0, बिकॉज इस नोड पे वोल्टेज VA है और नोड B पे वोल्टेज 0 है, तो हम VA में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास R2 के क्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस R3 इज इक्वल टू Vs2 माइनस VA, क्योंकि यहाँ पे आपके पास करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है, तो आपने जो वोल्टेज टेल पे होती है उसमें से आपने माइनस करना होता है जो वोल्टेज हेड पे होती है। तो अगर आप इस करंट डायरेक्शन को देखें तो इसकी टेल जी है और इस टेल पे वोल्टेज आपके पास Vs2 है और इसके हेड पे वोल्टेज आपके पास आ रही है VA, तो Vs2 माइनस VA हो जाएगा। इस केस में आपके पास टेल पे वोल्टेज Vs1 आ रही है और हेड पे वोल्टेज VA आ रही है, तो Vs1 माइनस VA हो जाएगा। और इस केस में टेल पे वोल्टेज VA आ रही है और हेड पे वोल्टेज 0 आ रही है, तो ये VA के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन राइट I1 is equal to Vs1 minus VA divided by R1. Similarly, we can write I2 is equal to VA divided by R2, and I3 is equal to Vs2 minus VA divided by R3। अब आपके पास I1, I2 एंड I3 के लिए एक्सप्रेशंस आ गए हैं। अब इन एक्सप्रेशंस को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। I1 की जगह हम पुट कर देते हैं Vs1 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1 प्लस I3 की वैल्यू आपके पास Vs2 माइनस VA डिवाइडेड बाय R3 है और I2 की वैल्यू आपके पास है VA बाय R2। अब इस इक्वेशन में आपके पास Vs1 की वैल्यू गिवन है, Vs2 की वैल्यू गिवन है, R1, R3 एंड R2 की वैल्यूज भी गिवन है, और इसमें सिर्फ अननोन है VA, वोल्टेज एट नोड A। तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके सॉल्व करके VA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी तो आपने I1 को फाइंड आउट करने के लिए VA की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। I2 के लिए आपने VA की वैल्यू यहाँ पुट करनी है तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह I3 के लिए आपने यहाँ VA की वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप नोड वोल्टेज मेथड से तीनों करंट्स I1, I2 एंड I3 फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द नोड वोल्टेज VA इन द फॉलोइंग फिगर एंड डिटरमिन द ब्रांच करंट्स। तो इस सर्किट में हमने VA फाइंड आउट करनी है और देन हमने I1, I2 और I3 फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम नोड A पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी हम वो लिख देते हैं। नोड A पे आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, I1 माइनस
2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब जैसे पिछली स्लाइड में मैंने I1, I2 और I3 के एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किए थे, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो I1 के लिए आप क्या करेंगे, Vs1 दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज VA डिवाइडेड बाय R1 माइनस I2 के लिए आपके पास आएगा एक्सप्रेशन VA बाय R2 एंड I3 के लिए आपके पास एक्सप्रेशन आएगा Vs2 माइनस VA डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो Vs1 की वैल्यू हमें गिवन है 10 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू 470 गिवन है, माइनस VA डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू गिवन है 220 ohms, प्लस Vs2 की वैल्यू 5 वोल्ट गिवन है, माइनस VA डिवाइडेड बाय R3 की वैल्यू हमें गिवन है 820 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें और रीअरेंज करें तो आपके पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी 10 बाय 470 माइनस VA बाय 470 माइनस VA बाय 220 प्लस 5 बाय 820 माइनस VA बाय 820। तो जब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। और अब VA के लिए सॉल्व करने के लिए आप जो लाइक टर्म्स हैं उनको कॉमन कर लें, तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस VA डिवाइडेड बाय 470 माइनस VA डिवाइडेड बाय 220 एंड माइनस VA डिवाइडेड बाय 820 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 बाय 470 एंड माइनस 5 बाय 820। तो इसको आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 847880। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1804 VA प्लस 3854 VA प्लस 1034 VA is equal to 820 plus 235 divided by 38540। तो अब हमने लेफ्ट साइड पे भी एलसीएम ले लिया, राइट साइड पे भी एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म आ जाएगी। और फिर जब हम यहाँ से VA की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 3.47 वोल्ट्स के इक्वल। ये आप सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी कैन कैलकुलेट द ब्रांच करंट्स। I1 is equal to 10 minus
3.47 डिवाइडेड बाय 470. सो I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.9 मिली एम्पेयर्स के इक्वल. सिमिलरली I2 इज इक्वल टू 3.47 डिवाइडेड बाय 220. सो I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15.8 मिली एम्पेयर्स एंड I3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3.47 डिवाइडेड बाय 820. सो I3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.87 मिली एम्पेयर्स. एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं फॉर नोड वोल्टेज मेथड. फॉर a circuit in the following figure, find the node voltage at node B. हमने इस पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है एंड एट नोड C एंड नोड D इज द रेफरेंस. ये रेफरेंस नोड है. एंड नोड A हैज द सेम वोल्टेज एज a source. तो यहाँ आपके पास हम कह सकते हैं कि Vs इज इक्वल टू Va एंड देन यूज द रिजल्ट्स टू कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर. तो सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन असाइन कर देते हैं. ये आपके पास करंट I1 है, दिस इज करंट I3, दिस इज करंट IL, this is current I2 and this is current I4. तो हमने हर रजिस्टर हर ब्रांच को एक करंट डायरेक्शन असाइन कर दी है और हर नोड पे वोल्टेज ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है. इस नोड पे वोल्टेज VA है, इस पे वोल्टेज VB होगी, इस पे वोल्टेज VC है, इस पे वोल्टेज VD है. तो सबसे पहले हम नोड B पे KCL अप्लाई करते हैं. तो आपके पास जो करंट की इक्वेशन आएगी that is I1 plus IL is equal to I2. So by using Ohm's law हम लिख सकते हैं कि I1 is equal to VA minus VB divided by R1. IL के लिए हम लिख सकते हैं VC minus VB divided by RL is equal to V by R2. तो अगर आप इस सर्किट में देखें तो ये आपके पास R1 में से करंट I1 पास कर रहा है. तो jैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने टेल में से हेड को माइनस करना है. तो टेल पे आपके पास वोल्टेज है VA और हेड पे वोल्टेज है आपके पास VB. तो VA में से VB को माइनस करेंगे और इसको फिर R1 से डिवाइड कर देंगे. इसी तरह IL के लिए आपके पास टेल पे वोल्टेज है VC और हेड पे वोल्टेज गिवन है VB. तो VC माइनस VB बाय RL हो जाएगा. एंड I2 के लिए आपके पास टेल पे वोल्टेज VB है जबकि हेड पे वोल्टेज 0 है क्योंकि नोड D जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है. तो VB माइनस 0 बाय R2 हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं VB बाय R2. अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं. सो VA की वैल्यू आपके पास आएगी 12 माइनस VB डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0.330 किलो. हम इसको हम किलो में कन्वर्ट कर देते हैं प्लस VC माइनस VB डिवाइडेड बाय RL की वैल्यू ऑलरेडी किलो में है तो इसको 1 किलो में लिख देते हैं.
इज इक्वल टू वी बी डिवाइडेड बाय R2। R2 की वैल्यू 300 ohms गिवन है, तो इसको जब हम किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.300 किलो ओम। अब हम नोट सी पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। सो नोट सी पे आपके पास करंट की इक्वेशन आएगी I3 इज इक्वल टू IL प्लस I4। तो I3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बाय ओम्स लॉ VA माइनस VC डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू IL की वैल्यू हम पुट कर देते हैं VC माइनस VB डिवाइडेड बाय RL प्लस I4 इज इक्वल टू VC बाय R4। अगर हम इसको सर्किट से देखें तो जब हम I3 की बात करेंगे तो I3 की जो टेल है उस पे वोल्टेज VA गिवन है और हेड पे वोल्टेज VC गिवन है, तो VA माइनस VC बाय R3 हो जाएगा। IL की जब हम बात करेंगे तो टेल पे वोल्टेज VC है और इसके हेड पे वोल्टेज VB है, तो VC माइनस VB बाय RL हो जाएगा। और जब हम I4 की बात करेंगे तो इसके टेल पे वोल्टेज VC और हेड पे वोल्टेज 0 है, तो ये VC बाय R4 हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 माइनस VC डिवाइडेड बाय R3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.360 किलो ओम इज इक्वल टू VC माइनस VB और RL की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 किलो ओम प्लस VC डिवाइडेड बाय R4 की वैल्यू पुट कर देती हैं विच इज़ 0.390 किलो ओम। अब हमारे पास जो नोट बी और नोट सी पे क्वेश्चंस आई थी उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो नोट बी पे हमारे पास एक क्वेश्चन आई थी उसको मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ। तो नोट बी पे हमारे पास जो क्वेश्चन आई थी वो VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R1 प्लस VC माइनस VB डिवाइडेड बाय RL इज इक्वल टू VB बाय R2। ये क्वेश्चन हमारे पास नोट बी पे आई थी। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 टू RL से, दैट इज इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 R2 एंड RL से। इसी तरह इसको भी हम R1 R2 और RL से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास इक्वेशन की नई फॉर्म आ जाएगी R2 इंटू RL VA माइनस VB प्लस R1 इंटू R2 VC माइनस VB is equal to R1 RL इंटू VB। तो इनमें हम रेजिस्टर्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो आपके पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी 1 इंटू 0.30 इंटू VA की वैल्यू 12 है, 12 पुट कर देते हैं माइनस VB प्लस 0.33 इंटू 0.30 R2 की वैल्यू है एंड VC माइनस VB एज इट इज़ रहेंगे इज इक्वल टू 0.33 R1 की वैल्यू है और 1 RL की वैल्यू इंटू VB। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास
इक्वेशन आ जाएगी 0.729 VB माइनस 0.099 VC इज इक्वल टू 3.6। तो आपके पास नोट बी पे ये इक्वेशन बन गई है एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब हमारे पास जो नोट सी पे इक्वेशन आई थी, मैं उसको दोबारा लिखता हूँ। VA माइनस VC डिवाइडेड बाय R3 is equal to VC minus VB divided by RL plus VC by R4। अब आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें R3, R4 एंड RL के साथ, और इस राइट एक्सप्रेशन को भी मल्टीप्लाई कर दें RL, R3 एंड R4 के साथ, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी इक्वेशन की ये फॉर्म R4 इंटू RL VA माइनस VC इज इक्वल टू R3 R4 इंटू VC माइनस VB प्लस R3 RL इंटू VC। अब इसमें रेजिस्टर्स की वैल्यूज पुट कर दें। तो R4 की वैल्यू हमें गिवन है 1, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो और RL की वैल्यू हमें, R4 की वैल्यू हमें गिवन है 0.39 और RL की वैल्यू गिवन है हमें 1। तो उनको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो इस तरह VA की वैल्यू 12 गिवन है माइनस VC इज इक्वल टू, यहाँ पे R3 R4 की वैल्यूज पुट कर दें 0.36 इंटू 0.39 VC माइनस VB प्लस 0.36 टू 1 इंटू VC। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास नोट सी पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह होगी 0.1404 VB माइनस 0.8904 VC is equal to minus 4.68। तो ये आपके पास नोट सी पे इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और डिटर्मिनेंट्स के मेथड से भी। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट्स के मेथड से। तो सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशंस लिख देता हूँ। 0.729 VB माइनस 0.099 VC इज इक्वल टू 3.6। और दूसरी क्वेश्चन है आपके पास 0.1404 VB माइनस 0.8904 VC is equal to minus 4.68। तो अब हम सबसे पहले VB फाइंड आउट करते हैं। तो VB के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा माइनस 4.68 माइनस 0.099 and minus 0.8904 divided by 0.729 0.1404 0.099
0.99 माइनस 0.8904। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनता जाएगा इसमें हम सिंपली इसको एक्सपेंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, ऊपर वाले को मैंने एक्सपेंड किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब नीचे वाले को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी 5.78 वोल्ट्स। और इसी तरह VC को हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आएगा 0.729, 3.6 यहाँ पे आ जाएगा और 0.1404 और आपके पास यहाँ आ जाएगा -4.68 डिवाइडेड बाय 7.729, 0.1404 एंड सेकंड कॉलम में आपके पास 0.099 एंड -0.8904 आ जाएगा। और जब आप इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VC की वैल्यू आ जाएगी 6.17 वोल्ट्स। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने VB और VC की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। और अब आपके पास नोड बी पे भी वोल्टेज आ गई और नोड सी पे भी वोल्टेज आ गई है। नोड ए पे आपको वोल्टेज ऑलरेडी पता थी विच इज़ 12 वोल्ट और नोड डी पे आपके पास वोल्टेज 0 वोल्ट्स है। तो अब आप इन नोड वोल्टेजेस की हेल्प से ब्रांच करंट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है अबाउट नोड वोल्टेज मेथड। इस सर्किट को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं लूप करंट मेथड में और अब इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं नोड वोल्टेज मेथड के साथ। इसका पार्ट ए है सॉल्व फॉर द वोल्टेज अक्रॉस RL यूजिंग नोड एनालिसिस and part B is find the effect on the load voltage when the load resistor is changed to 15 volt। तो ये आपके पास लोड रेजिस्टर है और हमने इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन से साइन कर देते हैं इसको। और डायरेक्शन असाइन करने के बाद फिर हम पोलैरिटी से साइन करते होते हैं। तो यहाँ आपकी प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास प्लस माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस आ जाएगा। अब सबसे पहले हम नोड बी पे करंट की इक्वेशन लिखते हैं। सो नोड बी पे आपके पास जो करंट की इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह होगी, I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। I2 करंट एंटर हो रहा है नोड बी में और I4 और I3 करंट लीव कर रहे हैं नोड बी को। सो अगेन बाय यूजिंग ओम्स लॉ आपके पास I2 आ जाएगा इक्वल्स टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू I3 की जगह आप पुट कर दें VB माइनस VC बाय R3 और I4 की जगह आप पुट कर दें VB बाय R4। अगेन हमने वही मेथड फॉलो किया है कि टेल में से
हेड को माइनस कर दें। इस रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन ये है और डायरेक्शन की टेल पे आपके पास VA है और डायरेक्शन के हेड पे आपके पास वोल्टेज VB है। तो VA में से VB को माइनस कर देंगे और उसको R2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली आपके पास VB माइनस VC बाई R3 आ जाएगा और VB बाई R4 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा VA की वैल्यू गिवन है, VA इज इक्वल टू VS। तो आपके पास VA की जगह हम 12 वोल्ट पुट करते हैं माइनस VB डिवाइडेड बाय 22 किलो ओम इज इक्वल टू VB माइनस VC डिवाइडेड बाय R3 की वैल्यू 7.5 किलो ओम्स पुट करते हैं प्लस VB डिवाइडेड बाय 8.2 किलो ओम्स। इसी तरह अब हम नोट सी पे क्वेश्चन लिखते हैं। तो नोट सी पे आपके पास करंट की क्वेश्चन आएगी I1 प्लस I3 इज इक्वल टू IL। तो आप देख सकते हैं नोट सी में करंट I1 और I3 एंटर हो रहे हैं और IL लीव कर रहा है। ना अगेन बाय यूजिंग ओम्स लॉ आप लिख सकते हैं I1 की जगह VA माइनस VC डिवाइडेड बाय R1, I3 की जगह हम लिख सकते हैं VB माइनस VC डिवाइडेड बाय R3 एंड IL की जगह हम लिख सकते हैं VC बाय RL। अब इसमें जो गिवन वैल्यूज हैं हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो VA इज इक्वल टू VS, तो ये हो जाएगा 12 माइनस VC डिवाइडेड बाय 15 किलो ओम प्लस VB माइनस VC डिवाइडेड बाय 7.5 किलो ओम इज इक्वल टू VC डिवाइडेड बाय RL की वैल्यू 10 किलो ओम यहाँ पुट कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई थी नोट बी पे, उसको मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ। तो वही थे आपके पास VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू VB माइनस VC डिवाइडेड बाय R3 प्लस VB डिवाइडेड बाय R4। ये आपके पास इक्वेशन आई थी नोट बी पे। अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं R2, 3, 4 के साथ। R2, R3 एंड R4 के साथ। तो जब हम R2, R3, R4 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरह की आ जाएगी। R3 इंटू R4 VA माइनस VB is equal to R2 into R4 VB minus VC plus R2 into R3 into VB। अब इसमें दोबारा रेजिस्टर की वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 7.5 into 8.2 12 minus VB is equal to 22 into 8.2 to VB minus VC plus 22 into 7.5 into VB। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो आपके पास नोट बी पे इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है एट नोट बी। अब हमारे पास जो नोट
सी पे क्वेश्चन थी, उसको मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, वी ए माइनस वी सी डिवाइडेड बाई R1 प्लस वी बी माइनस वी सी डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू वी सी बाई RL। अब इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 R3 एंड RL से। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास इक्वेशन की ये फॉर्म आ जाएगी, और इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास अब इक्वेशन की ये फॉर्म आ जाएगी। और इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास नोड सी पे इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये आपके पास नोड सी पे इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप डिटर्मिनेंट के मेथड से या साइमल्टेनियस इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं और आपके पास फिर वी बी और वी सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जब आप इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास वी बी की वैल्यू आ जाएगी 3.73 वोल्ट्स की इक्वल, और वी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.32 वोल्ट्स की इक्वल। तो अब इस लेवल पे आई थिंक आप इन दोनों इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर चुके हैं। अब इस लेवल पे आप इन दोनों इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट के मेथड से ईजिली सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि हम बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें हमने इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व किया है। तो अब इस क्वेश्चन में मैं वी बी और वी सी की डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन का पार्ट बी था कि फाइंड द इफेक्ट ऑन द लोड वोल्टेज व्हेन द लोड रेजिस्टर इज चेंज टू 15 किलो ओम। तो उसमें आपके पास जो इक्वेशन एट नोट बी है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इक्वेशन एट नोट सी थोड़ा सा चेंज आएगा। तो मैं उस इक्वेशन को लिख देता हूँ, 12 वोल्ट माइनस वी सी डिवाइडेड बाई 15 किलो ओम प्लस वी बी माइनस वी सी डिवाइडेड बाई 7.5 किलो ओम इज इक्वल टू वी सी बाई 15 किलो ओम। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आपके पास ये अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ और ये बिल्कुल इक्वेशन वैसे मैं लिख रहा हूँ जैसे मैंने पहले दो इक्वेशंस लिखी हैं। तो अब आप इनको खुद सॉल्व कीजिएगा और फिर आप इससे कंपेयर कीजिएगा कि आपने जो सॉल्व किया क्या वो इस इक्वेशन की इक्वल है कि नहीं। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। दिस वन। अब आपके पास एक, क्योंकि हमने
लोड रजिस्टर की वैल्यू चेंज की है, तो अब आपके पास इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब आपने इस इक्वेशन को और जो हमने नोड बी पे पहले इक्वेशन फाइंड आउट की थी उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप RBC L की वैल्यू इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ 5.02 वोल्ट्स। इसको VCL मैंने इसलिए कह दिया है कि आपके पास ये वोल्टेज है फ्रॉम पॉइंट C टू D और इनके दरमियान एक रजिस्टर आ रहा है, लोड रजिस्टर, तो इसको मैंने VCL कह दिया और आप इसको सिंपली VL भी कह सकते हैं और VC भी कह सकते हैं। Node voltage method was the last topic about resistive circuit। हमने resistive circuit से related बहुत से टेक्निक्स पढ़ी हैं और फाइनली हमने नोड वोल्टेज मेथड को स्टडी किया है और इसको हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर अप्लाई करके वोल्टेजेस फाइंड आउट किए हैं। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टिव सर्किट का काम ख़त्म होता है और इसके बाद हम कैपेसिटर और इंडक्टर्स की बात करेंगे। तो बिफोर गोइंग ऑन कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर, हमने अभी तक रेजिस्टिव सर्किट से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ा है उसको मैं समराइज करता हूँ। लेक्चर 1 टू लेक्चर 23, इन 23 लेक्चर्स में हमने बात की है सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट्स की, कि रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनकी यूनिट्स क्या हैं। फिर हमने बात की थी कि सीरीज़ सर्किट कैसे बनते हैं, सीरीज़ सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है, सीरीज़ सर्किट के लिए कौन कौन से लॉज हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने KVL की बात की थी सीरीज़ सर्किट में, हमने VDR की बात की थी। इसके बाद हमने पैरेलल सर्किट की बात की थी कि पैरेलल सर्किट में हम RT कैसे फाइंड आउट करते हैं, और पैरेलल सर्किट में हमने KCL स्टडी किया था, किरचॉफ्स करंट लॉ, और फिर पैरेलल सर्किट के लिए हमने एक रूल भी पढ़ा था CDR करंट डिवाइडर रूल। उसके बाद हमने सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात की थी और उनको एनालाइज कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर हमने सर्किट थ्योरम्स की बात की थी और हमने डिफरेंट टाइप्स के सर्किट थ्योरम्स पढ़े थे, जिसमें सुपरपोजिशन सर्किट थ्योरम था, इसके अलावा थेवेनिन थ्योरम था, नॉर्टन थ्योरम था, इसके अलावा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने सोर्स कन्वर्जन की बात की थी, हमने डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जन की बात की थी। और उसके बाद हमने कुछ मज़ीद मेथड्स पढ़े थे सर्किट को एनालाइज करने के, जिसमें ब्रांच करंट मेथड था, जिसमें नोड वोल्टेज मेथड था और लूप करंट मेथड था। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लेक्चर 1 में हमने यूनिट कन्वर्जन की बात की थी मेनली, कि अगर आपने एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना है या छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्जन करनी है तो वो कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वैल्यू है 35 मिली एम्पेयर की और हमने इसको कन्वर्ट करना है माइक्रो एम्पेयर्स में, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने देखा था कि इसको हम लिख सकते हैं 35 × 10⁻³ क्योंकि दोनों मिलकर 10⁻⁶ बनाएंगे विच इज़ इक्वल टू माइक्रो। तो हम इसको लिख सकते हैं 35 × 10⁻³ ये ऊपर आके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी इनटू माइक्रो एम्पेयर्स। तो ये आपके पास बन जाएगा 35,000 माइक्रो एम्पेयर्स। हमने फिर एक शॉर्टकट मेथड भी देखा था कि जब लार्जर यूनिट से
स्मॉलर यूनिट में जाना है तो डेसिमल को राइट साइड पे मूव करना है, और जब स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में जाना है तो फिर डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। उसके बाद हमने ओम्स लॉ की बात की थी। जिसमें हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला देखा था, V इज़ इक्वल टू IR। आपके पास अगर कोई एक सर्किट हो जिसमें आपको वोल्टेज सोर्स गिवन हो तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि इस सर्किट में आप जितनी वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे आपके पास करंट भी उसी रेशियो से इंक्रीज़ करता जाएगा। तो हमने फिर ओम्स लॉ की दो फॉर्म्स और भी देखी थी। अगर आपके पास करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू हो तो आप वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू हो तो आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और सिमिलरली जब आपके पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू हो तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने तीनों फॉर्म्स पढ़ी थी। उसके बाद हमने बात की थी सीरीज सर्किट की। तो सीरीज सर्किट में हमने देखा था कि आपके पास रेजिस्टर्स इस तरह कनेक्टेड होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस सर्किट में करंट का पाथ एक ही होता है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा होता। सो इन सीरीज सर्किट हम कह सकते हैं कि करंट सेम रहता है थ्रू ईच रेजिस्टर, बट वोल्टेज डिफरेंट होती है। अगर आपके पास रेजिस्टर की वैल्यूज डिफरेंट हो, अगर आपके पास रेजिस्टर की वैल्यूज सेम है तो फिर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप भी इनके क्रॉस सेम होगा। फिर सीरीज सर्किट में हमने एक लॉ पढ़ा था, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस लॉ में हमने ये देखा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस और वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अगर V1 वोल्टेज ड्रॉप है और ये वोल्टेज ड्रॉप V2 है और ये आपके पास सोर्स वोल्टेज है, तो बाय KVL हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स। फिर सीरीज सर्किट में हमने एक रूल पढ़ा था, वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम डायरेक्ट वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर इन सीरीज सर्किट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अगर इस सर्किट की बात करूं तो इसमें हम V1 फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय RT इंटू VS, वेयर RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसी तरह अगर मैं V2 की बात करूं तो V2 के लिए हम लिख सकते हैं R2 डिवाइडेड बाय RT इंटू VS। तो सीरीज सर्किट में हमने एक KVL स्टडी किया था और एक वीडिया रूल स्टडी किया था, और सीरीज सर्किट के ऊपर आप इन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, और थर्डली आप ओम्स लॉ को भी यूज़ कर सकते हैं इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद हमने पैरेलल सर्किट्स की बात की थी। सपोज ये हमारे पास एक पैरेलल सर्किट है जिसमें
वो रेजिस्टर्स हैं R1 एंड R2 एंड ये आपके पास सोर्स वोल्टेज है। तो इसमें हमने देखा था कि आपके पास जो करंट है वो थ्रू ईच रेजिस्टर डिफरेंट होता है, लेकिन अगर रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है तो फिर उनमें करंट भी सेम होगा, बट टोटल करंट की इक्वल नहीं होगा। इसी तरह पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो होती है वो सेम होती है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। फिर पैरेलल सर्किट के लिए हमने एक लॉ पढ़ा था KCL, किरचॉफ्स करंट्स लॉ, जिसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास ये टोटल करंट T है, R1 में से करंट I1 पास कर रहा है और R2 में से करंट I2 पास कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IT माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने CDR की बात की थी। CDR आप सिर्फ पैरेलल सर्किट में या पैरेलल पोर्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास CDR की जनरल फॉर्म थी, IX इज इक्वल टू RT बाय RX इंटू IT। अगर मैं इस सर्किट पे अप्लाई करूँ तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी RT बाय R1 इंटू IT एंड I2 इज इक्वल टू RT बाय R2 इंटू IT, where RT is equal to R1 parallel to R2 and IT is equal to VS by RT। तो पैरेलल सर्किट को जब आप एनालाइज करते हैं तो आप KCL यूज़ कर सकते हैं, आप CDR यूज़ कर सकते हैं और आप ओम्स लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पैरेलल सर्किट में हम KVL और VDR यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह सीरीज सर्किट में हम KCL और CDR यूज़ नहीं कर सकते। सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के बाद हमने सीरीज पैरेलल सर्किट स्टडी किए थे। इनको कॉम्बिनेशन सर्किट्स भी कहते हैं। इन सर्किट में आपके पास सर्किट में सीरीज पैरेलल दोनों पोर्शन होते हैं। अभी आपके पास एक सीरीज पैरेलल सर्किट है जिसमें R2 और R3 दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर and then this group is in series with R1। तो इन सर्किट के ऊपर अब हम ओम्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम किसी सिंगल रेजिस्टर की बात करें फिर हम इस पे CDR भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें पैरेलल पोर्शन भी हैं। इसके बाद हम VDR भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस पैरेलल पोर्शन को सॉल्व करके मैं एक रजिस्टर बना दूँ, इक्विवेलेंट रजिस्टर, तो फिर आपके पास ये और R1 सीरीज़ में आ जाएंगे, तो फिर हम VDR भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह हम इन पे KCL और इक्वली KVL भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम यही 3 मेथड यूज़ करके इन सर्किट्स को एनालाइज करते हैं। फिर सीरीज पैरेलल सर्किट में हमने देखा था कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सर्किट। हमने लैडर नेटवर्क की बात की थी, हमने R/2R लैडर नेटवर्क की बात की थी, फिर उनको भी हमने एनालाइज किया था इन्हीं तीनों टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। उसके बाद फिर हमने सर्किट थ्योरम्स और
कन्वर्जन मेथड्स की बात की थी। सर्किट थ्योरम्स में जो हमने इम्पोर्टेंट थ्योरम्स स्टडी किए हैं वो सुपरपोजिशन थ्योरम है, जिसमें आपने देखा था कि अगर किसी सर्किट में मल्टीपल सोर्सेज हों तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद हमने थेवेनिन्स थ्योरम की बात की थी, हमने नॉर्टन्स थ्योरम की बात की थी, हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की बात की थी, और इन थ्योरम से रिलेटेड हमने बहुत से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। इवन मैंने आपको एक्सरसाइज के बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हमने सोर्स कन्वर्जन की बात की थी कि करंट सोर्स से हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन कैसे करते हैं, और इसी तरह वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में हम कैसे आते हैं। उसके बाद हमने डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जन की बात की थी, और उसके जो फार्मूलाज हैं उनको ड्राइव भी किया था। और फाइनली हमने जो पिछले 1-2 लेक्चर्स में जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो भी कुछ मज़ीद टेक्निक्स थी सर्किट्स को एनालाइज करने की। उसमें हमने ब्रांच करंट मेथड स्टडी किया है, हमने उसमें लूप करंट मेथड स्टडी किया है, उसमें हमने नोड वोल्टेज मेथड को देखा है कि इन तीनों मेथड्स को हम कैसे किसी भी सर्किट पे अप्लाई करके करंट्स और वोल्टेजेस की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर और इंडक्टर्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कैपेसिटर की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इंडक्टर्स को स्टडी करेंगे, और इसके बाद फिर हम RC, RL एंड RLC सर्किट्स को स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर इसी के साथ कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।